अच्छा, अब हमने 76 से स्टार्ट करना था। बेसिकली हम इसके 22 का पेपर नंबर 2 कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, हाइपोकैलेमिया इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि हाइपोकैलेमिया अगर हो जाए, पोटाशियम जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, तो कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिजॉक्सिन के बारे में पढ़ा था कि जो हाइपोकैलेमिया होता है वो फेवर करता है कि वो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। उसकी टॉक्सिसिटी कि नॉर्मली भी हमने यही बात पढ़ी है कि जो डिजॉक्सिन है, ठीक है, उसका थेरेप्यूटिक विंडो बहुत नैरो होता है, ठीक है। वो बहुत जल्दी हमारे पास अगर ज़रा सी डोज आप ज़्यादा दे दें तो उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। तो आपको उसकी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर आप हाइपोकैलेमिया उसको और ज़्यादा ट्रिगर कर देता है या उसकी टॉक्सिसिटी के रिस्क को बढ़ा देता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडीमा एंड लंग्स क्रैकल, ठीक है। तो लंग्स क्रैकल बेसिकली वैसे पल्मोनरी एडीमा की ही वजह से आ रहे हैं, ठीक है। इट इज़ बेस्ट मैनेज बाय, तो हमें इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पता होनी चाहिए कि जब भी हार्ट फेलियर में, ठीक है, अगर पल्मोनरी एडीमा आ जाए या पल्मोनरी सिम्टम्स आ जाए, पल्मोनरी फ्यूजन हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या देते हैं, लूप डायरेटिक देते हैं, ठीक है। और इसमें भी स्पेसिफिकली फ्यूरोसिमाइड दे रहे होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या करता है ये हमारे पास जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, वहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास सोडियम और पोटेशियम टू मतलब जो क्लोराइड है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता। वो एक तरह से डायरेसिस इफेक्ट है इसका कि वाटर लॉस करवाता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास हार्ट फेलियर में जब वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, ये जो एडीमा हो रहा है पल्मोनरी, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल रोल है इसका, ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, द मेन न्यूरो ट्रांसमीटर मेडिएटिंग द सिंपैथेटिक इफेक्ट ऑन हार्ट इज, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर होता है हार्ट के लिए, सिंपैथेटिक सिस्टम के आपको पता है कि एपिनेफ्रिन होता है, नॉर एपिनेफ्रिन होता है, ठीक है। ये एपिनेफ्रिन जैसे दूसरा नाम इसका एड्रीनलिन है, ठीक है। तो एड्रीनलिन का क्या रोल होता है, ये हमारे पास सिंपैथेटिक इफेक्ट होते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक इज। एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम क्या देते हैं, आपको पता है कि एड्रेनालिन देते हैं, ठीक है। आईएम या आईवी देते हैं, ठीक है। हाइड्रोकॉर्टिसोन नहीं, हाइड्रोकॉर्टिसोन बेसिकली स्टीराइड है, ये तो नहीं दे रहे होते एनाफाइलेक्टिक शॉक में। इनिशियली तो सबसे पहले आपको सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए एड्रेनालिन देना पड़ता है, उसके बाद आप दे सकते हैं। उसके बाद ओरल एंटी हिस्टामिन नहीं, ओरल तो हमारे पास नॉर्मल अगर कोई लोकलाइज्ड जैसे एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं तो उसमें एंटी हिस्टामिन प्रेफर किया जाता है। जब वाइड स्प्रेड अगर हमारे पास एलर्जी हो, जैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक में जब वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, मतलब टिश्यू की परफ्यूजन भी एक तरह से कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो उसमें हम प्रेफर करते हैं आईएम एड्रेनालिन या आईवी एड्रेनालिन को। उसके बाद है जी, द लेटरल डायमीटर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन इज इंक्रीज बाय, लेटरल डायमीटर मतलब जो साइडवेज होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा होता है। तो आपको पता होना चाहिए जब इंस्पायरेशन होती है तो मेनली तो दो मसल्स एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास डायफ्राम, जब डायफ्राम नीचे आता है तो जो ओवरऑल वर्टिकल डायमीटर होता है वो रेज्ड होता है। इसी तरह अगर लेटरल डायमीटर का पूछा जाए तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो हमारे पास ठीक है, उनकी कंट्रैक्शन की वजह से उनके यूज़ की वजह से हमारे पास लेटरल डायमीटर बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81, एक्शंस एक्टिवेशन एक्टिवेशन ऑफ काइनिन एंड क्लॉटिंग कैस्केड, ठीक है, इज इनिशिएटेड बाय, ठीक है। ये बेसिकली ये जो क्लॉटिंग कैस्केड स्पेसिफिकली अगर इंट्रिंसिक जो हमारे पास एक होता है, ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों क्लॉटिंग कैस्केड्स होते हैं, ठीक है। जो इंट्रिंसिक होता है वो कौन से फैक्टर की वजह से स्टार्ट हो रहा होता है, इसके साथ हमारे पास काइनिन की भी एक्टिवेशन हो रही होती है। काइनिन हमारे पास बेसिकली ब्रेडिकाइनिन की बात की गई है, ठीक है। जब ब्रेडिकाइनिन की जो ब्रेकडाउन वो सारा कुछ होता है, ठीक है। ये मेनली हमारे पास इसको फैक्टर 12 जिसका दूसरा नाम हैगमैन फैक्टर है, ठीक है, इसकी एक्टिवेशन से ये स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक हो गया। इसकी वजह से ये सारे सिस्टम एक्टिवेट हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82, रिपीटेड स्टिमुलाई काजिंग द कंट्रैक्शन विदाउट रिलैक्स, मतलब कंटिन्यूसली मसल्स कंट्रैक्ट कर रहा है लेकिन वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये कौन सी हमारे पास कंट्रैक्शन होती है, इसको हम टेक्निक कंट्रैक्शन, ट्विच में तो ऐसा नहीं होता, उसमें तो एक सडन कंट्रैक्शन होती है और फिर रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। टेक्निक कंट्रैक्शन में ये होता है कि हमारे पास रैपिड रिपीटेड स्टिमुलाइज आते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से मसल रिलैक्स नहीं हो पाता, एक कंटिन्यूसली सस्टेन किस्म की कंट्रैक्शन आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83, विच हार्मोन डिक्रीजेज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी। अच्छा, कौन सा ऐसा है जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो ये तो आज भी हम जीआईटी में पढ़ रहे थे, ठीक है, फर्स्ट एड के जो लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे पास सीसी है, इसमें ये ऑप्शन इनकोरेक्ट है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सीसी मेनली गैस्ट्रिक इम्पटिंग या गैस्ट्रिक जो इम्पटिंग होता है, ठीक है, ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी होता है, ठीक है, उसको हमारे पास डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक अब जैसे सीसी है वो या कोलिसिस्टोकाइनिन है, ये डिक्रीज करा रहा होता है। इसी तरह जो गैस्ट्रिन होता है
ये हमारे पास इसको ज़्यादा करा रहा होता है। सिक्रीटिन और मोटिलिन का ज़्यादातर जो एक्शन होता है ना वो इंटेस्टाइन पे होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज़ इंक्रीज़्ड बाय, तो ये हमें पता होना चाहिए। एक तो डोपामाइन, सेरोटोनिन, सोमेटोस्टेरोन, इनका ऐसे तो रोल नहीं, जैसे सोमेटोस्टेरोन वो तो इनहिबिटरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मेनली मोटिलिटी किसकी वजह से इंक्रीज़ हो रही है? सिक्रीटिन की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ये ऑप्शन में यहाँ पे सीसीके आता तो सीसीके प्रेफर किया जाता है, ठीक है। सीसीके और सिक्रीटिन दोनों ही इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को रेज़ कराते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हिच पार्ट ऑफ द स्टमक प्रोड्यूसेस इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो स्टमक में हमारे पास स्पेसिफिकली एरिया वाइज बताया जाए तो जो फंडस होती है ना उसमें पैराइटल सेल सबसे ज़्यादा होते हैं, और आपको पता है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं वो पैराइटल सेल से रिलीज होते हैं, ठीक है। अच्छा, एंट्रम में तो जी सेल्स ज़्यादा कॉमन होते हैं जो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फंडस में ये कॉमन है। अच्छा, आपको यहीं पे एक दो बातें और पता होनी चाहिए कि इंट्रिंसिक सेल का रोल क्या होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। ये B12 के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, और उनको टर्मिनल आइलियम से एब्जॉर्ब कराते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि जब जैसे पर्निशियस एनीमिया होता है जिसमें हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होता तो उसमें आपने ओरल B12 नहीं देना होता, उसमें IM या IV आपने जो है B12 देना होता है, ठीक हो गया। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसोफेजियल स्पेज़म इज़, ठीक है। एसोफेजियल स्पेज़म के लिए, एसोफेजियल स्पेज़म में आपको पता है कि मतलब वेसल्स जो हैं मतलब ओवरऑल एक स्पेज़म आया होता है, ठीक है, वो कंट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं। तो कौन से ऐसी रिलैक्सेशन के लिए हम ड्रग दे रहे होते हैं तो इसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली निफेडिपिन। जैसे यहाँ पे डिल्टियाज़म का वैसे जिक्र नहीं है, डिल्टियाज़म को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास निफेडिपिन होती है वो देते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। प्रेफरेंस आपने हमेशा याद रखनी कि पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, मतलब ज़्यादा किसको प्रेफर करेंगे। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद सडन स्वीयर अपर एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू द बैक, ठीक है। पेन एब्डोमेन है और वो पीछे की तरफ जा रहा है, और साथ लैब्स में क्या है जी, सीरम एमाइलेज और लाइपेज रेज्ड हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत एक टिपिकल हिस्ट्री बताई गई है पेंक्रेटाइटिस की। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में जी ऐसा होता है। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88, ए स्टीरियोजेनेसिस, ए स्टीरियोगोनोसिया। ए स्टीरियोगोनोसिया होता क्या है? नॉर्मली स्टीरियोगोनोसिया पहले तो बताओ ये क्या होता है कि अगर आप आंखें बंद करके आपके हाथ में जैसे एक सब्जेक्ट है, अगर मैं मोबाइल पकड़ लूँ या पेन कोई पकड़ लूँ, ठीक है, तो मैं सिर्फ उसको महसूस करके मतलब उसको फील करके मैं अगर मतलब उसको लोकलाइज करना, ये बताना कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी होती है ना ये पैराइटल लोब की होती है नॉर्मल। अगर पैराइटल लोब में कोई लीजन हो जाए या डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास ए स्टीरियोगेनोसिया होता है, ठीक है। विदाउट मतलब इसमें ना बाकी सारे आइज क्लोज होती हैं, ठीक है, नॉर्मली, ताकि कोई और स्टिमुलस उसको हेल्प आउट ना करे, मतलब वो फाइंड कर, सिर्फ हम टच के थ्रू जो है फाइंड आउट कर देते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, ठीक है। इस एबिलिटी को स्टीरियोगेनोसिया कहते हैं। और अगर ये ना हो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास लीजन ऑफ पैराइटल लोब की वजह से होती है, ठीक है, तो इसको हम ए स्टीरियोगेनोसिया कहेंगे, ठीक है। एक तो ए स्टीरियोगेनोसिया है, दूसरा हमारे पास राइट लेफ्ट डिसओरिएंटेशन है, ठीक है, इंडिकेट अ लीजन ऑफ, तो ये हमारे पास पैराइटल डोमिनेंट पैराइटल लोब की लीजन होती है। ट्रीटमेंट फॉर एस्पायरिन टॉक्सिसिटी इंक्लूड, ठीक है। तो आपको पता है कि एस्पायरिन अगर ज़्यादा हो जाए, एस्पायरिन एक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। तो एसिडिक जो भी मतलब सब्सटेंस होते हैं उनकी जब टॉक्सिसिटी होती है तो हम क्या करते हैं कि उसकी रिमूवल के लिए या उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन करते हैं, ठीक है। और अल्कलाइनाइजेशन के लिए ऑब्वियसली हमें कोई अल्कली देनी होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारे पास यूरिन की अल्कलाइनाइजेशन होती है, जो एसिड प्रेजेंट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक हो गया। द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग द इंडिविजुअल मसल फाइबर इज, कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो एक सिंगल इंडिविजुअल मसल फाइबर को इनक्लोज कर रहा होता है, तो वो हमारे पास इंडोमाइजियम है, ठीक है। उसके बाद अगर पूरा फेसिकल या पूरे बंडल की बात की जाए तो वो हमारे पास पेरीमाइजियम होता है। इसी तरह अगर पूरा ओवरऑल हमारे पास पूरे मसल इंटायर मसल की बात की जाए तो उसमें हमारे पास क्या होता है? एपीमाइजियम, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इन अ क्रोनिक स्मोकर अंडरगो ब्रोंकोस्कोपी, द मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल चेंज, अगर एक पेशेंट कॉन्टिन्यूसली क्रोनिकली स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ब्रोंकोस्कोपी पे क्या फाइंडिंग होंगी? इसमें हमें स्क्वेमस मेटाप्लेजिया मिलेगा, ठीक है। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया का क्या मतलब होता है कि जो नॉर्मल उसकी एपिथीलियम होती है, ठीक है, जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम होती है वो कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में, ठीक है। इस कंटिन्यूस एक्सपोजर की वजह से, इस कंटिन्यूसली मतलब ये जो स्मोकिंग करें इसकी वजह से, ठीक है। ये एक तरह से बॉडी की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि वो उसको मतलब चेंज कर देती है एपिथेलियम को, इसको हम स्क्वेमस मेटाप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पेपर में सवाल आया भी था। मेटाप्लेजिया होता क्या है? मेटाप्लेजिया आपको पता होना चाहिए, पैथोलॉजी में भी हमने पढ़ा था कि ये चेंज ऑफ वन एपिथेलियम टू
अनदर एपिथीलियम, और मेन वजह इसकी कोई भी क्रोनिक इरिटेशन या क्रोनिकली एक्सपोजर टू एनी सब्सटेंस या इरिटेंट होता है, ठीक है। मेन ये इसकी वजह ये होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इन अ पेशेंट विद क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स एपिथीलियल मेटाप्लेजिया ऑफ एसोफेगस मोस्ट कॉमनली डेवलपमेंट, ये तकरीबन वही मेटाप्लेजिया का सवाल पूछा जा रहा है। मैं आपको बता भी रही थी कि जो नॉर्मली हमारे पास गर्ड के रिजल्ट में एपिथीलियम होती है, मतलब चेंज होता है, ये जो मेटाप्लेजिया होता है उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल इसका अपना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है इंटेस्टाइनल, या उसका मेटाप्लेजिया हो जाता है दूसरी कौन सी एपिथीलियम में, इंटेस्टाइनल एपिथीलियम आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एपिथीलियम का नहीं पूछा गया, यहाँ पे वो स्पेसिफिक लोकेशन पूछी गई है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली डेवलप एट, ठीक है, वो कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो गैस्ट्रो एसोफेजियल जो जंक्शन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मेटाप्लेजिया कॉमन होता है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ सडन ऑनसेट ऑफ रेड आई अकम्पनीड बाय द फीवर, मतलब रेड आई तो हुई है, कोई लोकल एलर्जी हुई है, और लेकिन साथ फीवर भी है, मतलब जो आप कहें कि सिस्टेमिक सिम्टम है वो भी आ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस वो तो चलो हम डीडीज में रखेंगे कि ठीक है रेड आई है तो उसके साथ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे साथ फीवर भी है। एक देखें ड्राई आई सिंड्रोम, ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें रेड आई हो जाती है, सब कंजक्टिवल हेमरेज, लेकिन जो फीवर साथ आ रहा है ना, वो हमें ये बता रहा है कि कोई ना कोई मे बी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पेशेंट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट होते हैं ना, उनमें अगर कोई लोकल या कोई ऐसी डिजीज़ भी हो जो नॉर्मल बंदों में मतलब लोकलाइज सिम्टम दे रही थी, ठीक है, तो वो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हुई होती है, ठीक है, तो उनमें हमारे पास सिस्टेमिक फीचर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। याद रखिए तो हम सोचेंगे इन्फेक्शन कॉजिंग इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, ALL या HIV, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद 95 इन अ पेशेंट टेकिंग द कैप्टोप्रिल एंड एस इनहिबिटर विच अफेक्ट ऑन द हार्ट इज एक्सपेक्टेड। कैप्टोप्रिल या एस इनहिबिटर लेने से हार्ट पे क्या अफेक्ट आता है, हमें पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम रेज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हार्ट रेट रेज होता है, नहीं, इसका हार्ट रेट पे नहीं अफेक्ट होता, इसका स्ट्रोक वॉल्यूम पे अफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 96 नेल्सन सिंड्रोम टिपिकली डेवलप्स आफ्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि नेल्सन सिंड्रोम होता क्या है, ठीक है। यहाँ तो ये पूछा गया ना कि किसकी बात प्रेजेंट होता पता है क्या है, अगर कोई कुशिंग डिजीज़ चल रही थी, ठीक है, कुशिंग, तो उसमें अगर आप बायलेटरल, आपको पता है कि बायलेटरल अगर एड्रिनलेक्टमी की कर दी जाए, मतलब दोनों जो एड्रिनल ग्लैंड हैं, ठीक है, मतलब उनको अगर रिमूव कर दिए, तो उसके रिजल्ट में अगर एक पेशेंट है उसका कोई ACTH सिक्रीटिंग ट्यूमर प्रेजेंट है पिट्यूटरी में, ठीक है, और ऊपर से आपने उसके एड्रीनल ग्लैंड भी रिमूव कर दिए, ठीक है, अब देखिए ओवरऑल बॉडी में स्टीरॉइड्स के लेवल डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि उसके एड्रीनल ग्लैंड्स नहीं है, ठीक है। तो वो जब एक स्टिमुलस भी या फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगा, जो नॉर्मली पहले से मतलब एक एग्जिस्टिंग ACTH सिक्रीटिंग ट्यूमर है या एडिनोमा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जाएगी, वो अनचेक्ड उसकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। और इस डिजीज़ को क्या कहते हैं, नेल्सन सिंड्रोम, ठीक है। नेल्सन सिंड्रोम का ये होता है कि इसमें अगर आप बायलेटरल एड्रिनलेक्टमी कर दें कुशिंग डिजीज़ के पेशेंट में, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी जो ACTH सिक्रीटिंग ट्यूमर है वो उसकी बहुत ज़्यादा अनचेक्ड ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक समझिए कि मैसिवली वो ग्रो करता है, ठीक है, इसको हम नेल्सन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 अ पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ठीक है। हमें पता है कि जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, जो एक एरिदीमा या फिर वो जो एक लोकलाइज अर्टिकेरिया होता है, जब हम ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के लिए TB की डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है, तो वो जो अर्टिकेरिया है वो किस वजह से बन रहा होता है, हमें T सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं आपको बता रही थी ना कि ये एक ना एक सवाल इसमें से लाजमी आता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एमॉर्फस डेंसिटीज इन द साइटोप्लाज्म, दे आर अ फीचर ऑफ एमॉर्फस डेंसिटीज जो होती हैं, बेशक वो साइटोप्लाज्म में आए या माइटोकॉन्ड्रिया में आए, तो ये एक टिपिकल फीचर है हमारे पास इरिवर्सिबल सेल इंजरी का, ठीक है। इसके अलावा आपने याद रखना है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, जबकि रिवर्सिबल सेल इंजरी में सेलुलर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक होगा। निसल सब्सटेंस इज लोकेटेड इन, निसल सब्सटेंस किस में होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किसका मेन फीचर है, न्यूरॉन्स का फीचर है कि उसमें निसल सब्सटेंस या निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक बातें होती हैं ना जो स्टेम में सीधी सीधी नॉलेज बेस्ड होती है, ठीक है, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी होती हैं। अ पेशेंट एक्सपीरियंस एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड ब्लोटिंग आफ्टर कंज्यूमिंग द डेयरी प्रोडक्ट, मतलब उसने डेयरी प्रोडक्ट को लिया है, कोई मिल्क बटर या कुछ इस तरह की चीज़, ठीक है, उसके बाद उसको बहुत शदीद किस्म का पेट में एक तो दर्द हो रहा है, ठीक है, और दूसरी ब्लोटिंग हो रही है, तो क्या ऐसी वजह होगी, वो यही बात है कि जो उसने लिया है, मतलब लैक्टोज अगर उसने लिया है, ठीक है,
डेयरी प्रोडक्ट्स में ये जो मिल्क वगैरह इसमें लैक्टोज़ होता है, ठीक है? तो वो एब्ज़ॉर्ब अगर नहीं हो रहा, लैक्टेज़ एंजाइम नहीं है, कोई डेफ़िशिएंट है, तो क्या होगा? उस वजह से हो सकता है, ठीक है? तो ये लैक्टोज़ टॉलरेंस जो इंटॉलरेंस है सॉरी, उसमें हमें ये फीचर्स मिलते हैं। ठीक हो गया?